मंत्री केटीआर ने कहा है कि नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी तभी शहरों का अपेक्षित स्तर तक विकास होगा। जेएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य नगर प्रशासन विभाग की 10वीं वर्ष की रिपोर्ट जारी करी है। वर्ष 2014 के बाद से शहरों द्वारा किए गए विकास के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, इसी दशक की रिपोर्ट का लक्ष्य पारदर्शिता और जवाबदेही है। केटीआर ने कहा, 9 साल में शहरों के विकास पर 1,21,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इसी दशक में आम राज्य के 10 वर्षों की तुलना में 462% अधिक खर्च किया गया। केंद्र ने राज्य के शहरों के विकास के लिए संविधान के मुताबिक मिलने वाले 8% के अलावा एक पैसा भी नहीं दिया है। केटीआर ने पिछले 10 साल से पहले के शहरों की तुलना करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तेलंगाना सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में 8 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को हरी झंडी दिखाई है। सरकार ने कॉलेजों को अनुमति देने का आदेश जारी कर दिया है। ये नए मेडिकल कॉलेज राज्य के जोगलांबा, गढ़वाल, नारायणपेट, मुलुगु, वरंगल, मेदक, दादरी, भुवनगिरी, रंगारेड्डी और मेडचल मल्काजगिरी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। सरकार के ताजा फैसले से तेलंगाना में मेडिकल सीटों की संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना एक जिला एक मेडिकल कॉलेज वाले राज्य के रूप में रिकॉर्ड बनाएगा। मंत्री हरीश राव ने कहा, बीआरएस के सत्ता में आने के बाद 9 वर्षों में 29 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने हाल ही में 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सीएम केसीआर का धन्यवाद दिया है। बीजेपी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार हैदराबाद आए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। शमशाबाद हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ईटेला राजेंद्र और कई अन्य लोगों ने किशन रेड्डी का स्वागत किया। बाद में किशन रेड्डी ने गच्चीबावली रेडिसन होटल में बीजेपी नेताओं के साथ एक आपात बैठक करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वरंगल दौरे की तैयारियों पर चर्चा करी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किशन रेड्डी की यह पहली बैठक है। इसी कार्यक्रम में पार्टी नेता लक्ष्मण डी.के. अरुणा, ईटेला राजेंद्र और सांसद अरविंद शामिल हुए। बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि जब से तेलंगाना राज्य में बीआरएस की सरकार बनी है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार इसी बात से नाराज है कि हर काम में माफिया बनाकर पैसा वसूल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माधवराम कांताराम और के निर्देशन में कुकटपल्ली के सार्वजनिक बैठक आयोजित करी गई। कार्यक्रम में मुरलीधर राव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने खुलासा किया कि मोदी राज में सेवा, स्वच्छ प्रशासन और गरीबों के कल्याण को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कामना की कि आने वाले दिनों में भी भाजपा और मोदी पर जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। मुरलीधर राव ने कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी का झंडा फहराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अहम बदलाव की पहल की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी कर पूर्व सांसद कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहा, राजगोपाल रेड्डी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा कि शहर के लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सभी को मिलकर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। जेएचएमसी मुख्यालय में एचओडी, जोनल कमिश्नर और डीसी के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने परिचयात्मक और कार्यक्रम के साथ साथ जेएचएमसी द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली है। इसी मौके पर रोनाल्ड रोज ने सुझाव दिया कि शहर के लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। नए खुले वार्ड कार्यालयों के प्रदर्शन की समय समय पर जोनल और प्रयुक्त द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। नगर निकाय मंत्री के निर्देशानुसार जिन वार्ड कार्यालयों का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र खोलने की दिशा में कदम उठाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से डबल बेडरूम मकानों पर कार्रवाई करने को कहा। स्वच्छता की समीक्षा करते हुए संबंधित उपायुक्त प्रतिदिन फील्ड में मॉनिटरिंग करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने बीआरएस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की जमीनें हड़पी जा रही है।
शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के कुंदगुरु और माहेश्वरम मंडलों को संरक्षण क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में बदलने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर को पत्र लिखा है। चूंकि दोनों मंडलों में लोगों की बस्तियां काफी बढ़ रही हैं, इसलिए उन्हें आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है। समझाया गया ये मंडल जेएचएमसी रेंज के बहुत करीब है और एचएमटीए मास्टर प्लान 2021-31 के अनुसार तेजी से विकसित हो रहे हैं। पत्र में मंत्री सबिता ने सीएम के कुंदगुरु और माहेश्वरम मंडलों को संरक्षण क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में बदलने के लिए कहा है, क्योंकि वे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बहुत करीब है। गरीबों के हित के लिए बस्ती दवाखानों की स्थापना की जा रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, तलसानी ने विधायक कालीरू वेंकटेश के साथ अंबरपेट और नल्लाकुंटा में बस्ती दवाखानों की शुरुआत करी है। इसी मौके पर मंत्री तलसानी ने कहा, सीएम केसीआर का लक्ष्य सरकारी चिकित्सा सेवाओं को गरीब लोगों के करीब लाना है। राज्य सरकार 160 से अधिक बस्ती औषधालय के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। 134 प्रकार की मेडिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध है। तलसानी ने कहा, सरकार द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। मंत्री निरंजन रेड्डी ने प्रवासियों से राज्य के विकास में योगदान देने को कहा है। बिहार यूएस संयोजक चंदू तातला की अध्यक्षता में फ्लोरिडा में प्रवासी तेलंगाना निवासियों की आध्यात्मिकता सभा में भाग लेने वाले मंत्री ने कहा कि 9 वर्षों में तेलंगाना की प्रकृति बदल गई है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक दिग्गज हैदराबाद में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और रोजगार सृजन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार करेगा। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए पुरस्कार केसीआर सरकार के कामकाज का प्रमाण है। फ्लोरिडा के हिंदू मंदिर के वैदिक विद्वानों ने निरंजन रेड्डी को आशीर्वाद दिया है। बीजेपी नेता डॉक्टर लक्ष्मण ने भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। पार्टी के निर्णय के अनुसार सभी को एक साथ आगे बढ़ने को कहा गया। मुशीराबाद के अतिरिक्त प्रभाग में वे घर घर गए और लोगों के एक साथ आमंत्रित किया है। प्रदेश भाजपा नेता डॉक्टर लक्ष्मण ने घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में हुए विकास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को संकेत दिया कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। उन्होंने हैदराबाद के एडिशन डिवीजन मुशीराबाद में घर घर जाकर लोगों से मिलने का कार्यक्रम शुरू किया है। बाद में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। प्राधिकरण तय करेगा किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने साफ कर दिया, जिसे भी पद दिया जाए या नहीं दिया गया है उसे पार्टी के लिए काम करना है। देश भर में हड़कंप मचाने वाले फिल्मी ड्रग मामले को हैदराबाद पुलिस गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर रही है। ड्रग मामले में गिरफ्तार किए गए तेलुगु निर्माता केपी चौधरी की पुलिस हिरासत का इंतजार कर रही है। देश भर में सनसनी मचाने वाले फिल्मी ड्रग मामले को हैदराबाद पुलिस गंभीरता से लिया है। इसी मामले की तह तक ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया है। पुलिस को उम्मीद है कि ड्रग मामले में गिरफ्तार किए गए तेलुगु निर्माता केपी चौधरी की पुलिस हिरासत में लाएगी। पुलिस ने एक याचिका दायर कर कोर्ट से केपी चौधरी को 1 हफ्ते के लिए हिरासत में लेने की मांग करी। इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर को होगी। अब सामने खबर आ रही है कि केपी चौधरी की सूची में फिल्मी हस्तियों और बिजनेसमैन से संबंध है। पुलिस को चौधरी के फोन पर सैकड़ों लोगों से संपर्क होने के सबूत मिले हैं। फिल्मी हस्तियों के संपर्क के कारण सेलिब्रिटी की संख्या बहुत अधिक। पुलिस का कहना है कि अगर केपी को हिरासत में लिया गया तो ड्रग कनेक्शन वाले फिल्म स्टार का पर्दाफाश हो जाएगा। निर्माता द्वारा दी गई जानकारी से फिल्म सितारों के ड्रग लेन देन का पर्दाफाश हो जाएगा। इसी ड्रग मामले में A1 राकेश रोशन की पहचान सितारों से संबंध रखने वाले के तौर पर भी करी है। पुलिस का कहना है कि राकेश और केपी दोनों हैदराबाद में होने वाली कई पार्टियों में ड्रग सप्लाई करते थे। उधर पुलिस नाइजीरियाई गैब्रियल की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि गैब्रियल से बड़े पैमाने पर ड्रग्स हैदराबाद में प्रवेश किया। पुलिस का कहना है कि गैब्रियल के खिलाफ हैदराबाद में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मालूम हो कि तेलंगाना सरकार ने ड्रग मामले में कई हीरो और डायरेक्टर से पूछताछ किए जाने से टॉलीवुड में हड़कंप मच गया था।
कुछ टॉलीवुड नायकों, नायिकाओं और जूनियर कलाकारों की जांच एक विशेष जांच दल द्वारा करी गई है। इनमें निर्देशक पुरी जगन्नाथ, चार्मी, नवदीप, रवि तेजा, सुब्बाराजू, तरुण, नंदू, तनीश, मुमित खान और कई अन्य हस्तियां शामिल हैं। लेकिन हाल ही में केपी चौधरी की गिरफ्तारी से वो सारे नाम एक बार फिर सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर की कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसके नाम है? अगर ये सारे नाम सामने आ गए तो क्या होगा? हर तरफ उत्साह है, लेकिन इस ड्रग सौदे में किसका संबंध है? ऐसा लगता है कि पुलिस को केपी के टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कनेक्शन में के बारे में पता लगा रही है। बेगमपेट ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एसीपी शंकर राजू ने कहा, ट्रैफिक नियमों के प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए। इसी उद्देश्य से लालागुड्डा पुलिस स्टेशन और चिलकलगुड्डा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सहयोग से बेगमपेट ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में लालागुड्डा पीएस के अंतर्गत विजयापुरी कॉलोनी में सरोजिनी नायडू वनिता फार्मेसी कॉलेज में यातायात जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी मौके पर एसीपी शंकर राजू ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व, सड़क सुरक्षा, यातायात उल्लंघन और अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, हम लगातार ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। लोग नियम विरुद्ध वाहन चलाकर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं और अपनी बहुमूल्य जान गंवा रहे हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने नियमों को समझाया और छात्रों की शंकाओं का समाधान किया। सरूरनगर के बीजेपी कारपोरेटर अकुला श्रीवाणी अंजन ने कहा, राज्य में जनधन की लूटखसोट के चलते कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी कि गरीब छात्रों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भोजन में कीड़े हैं और वे बीमारी से पीड़ित हैं। वही दूसरी ओर निजी स्कूलों के मालिकों में फीस के नाम पर उगाई की गई। इतना कुछ होने के बावजूद राज्य की शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक हारे हुए व्यक्ति की तरह काम कर रही है। सरकारी अस्पतालों में भी न्यूनतम सुविधाओं का अभाव है। निजी अस्पतालों में जांच के नाम पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने टिप्पणी करी, राज्य में शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय बन गई है। अकुला श्रीवाणी ने मांग करी है कि राज्य सरकार गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा और चिकित्सा देखभाल प्रदान करे। बीसी राज्याधिकार समिति के अध्यक्ष दासू सुरेश ने आरोप लगाया कि पंडित संजय को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाना बीसी नेतृत्व के साथ विश्वासघात है। क्या बीसी का नेतृत्व ऊंची जाति की पार्टियों की शोभा बढ़ाने के लिए है? क्या वे शासन करने के अयोग्य? ये कहकर उन्होंने निशाना साधा है। बीसी को विधानमंडल में मौका नहीं देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया, क्या बीसी पर विश्वास किया जाता है? वे तेलंगाना राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को मजबूत करने में मदद करने वाले युवा और बीसी गुटों को धोखा देकर पार्टी अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित संजय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की कड़ी निंदा करती है। यह अफसोस की बात है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी को उन बीसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जिन्हें 75 वर्षों तक तेलुगु राज्य में मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। दासू सुरेश ने सवाल किया, क्या ऊंची जाति की पार्टियां बीसी के नेतृत्व के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? ओजीआरजेसी ने उस्मानिया जनरल अस्पताल के लिए नई इमारत के निर्माण की मांग करी है। हालांकि जेसी नेताओं ने शुरू में अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अधीक्षक ने अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्होंने उनके कक्ष के सामने धरना दिया। उन्होंने नारे लगाए, नए भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाए। इसी मौके पर जेसी के अध्यक्ष डॉक्टर पांडु नायक ने कहा, 105 साल के इतिहास वाले उस्मानिया अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा आबादी के हिसाब से अगर 3000 बेड की जरूरत है तो फिलहाल 400 बेड पर मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत तेलंगाना राज्य को ऐसी कठिनाइयों का सामना करने की क्या जरूरत है? वे जान हथेली पर लेकर जर्जर भवन में ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मण रेड्डी ने वादा किया था, अगर वे वर्ष 2018 में एक नई इमारत के लिए जेसी के रूप में 100 दिनों तक विरोध करते हैं तो वे 800 करोड़ से ट्विन टावर बनाएंगे। उन्होंने आलोचना करी, 5 साल बाद भी सरकार वह पहल नहीं कर रही है। सरूरनगर में जीएसटी अधिकारियों को जबरन कार में बिठाया गया और गोदाम से अपहरण कर लिया गया। जीएसटी अधिकारी स्कैप गोदाम का निरीक्षण करने गए थे। अधिकारी मनीष शर्मा, आनंद और कुछ अन्य कर्मचारी निरीक्षण के लिए गए, यह महसूस करते हुए कि वे फर्जी जीएसटी नंबर के जरिए कर चोरी कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रैप गोदाम को जब्त करने की कोशिश करी है।
स्क्रैप गोदाम प्रबंधन और कर्मचारियों ने जीएसटी अधिकारियों पर हमला किया। फर्जी जीएसटी अधिकारी और कर्मचारी ऐसे दौड़े जैसे आ गए हो। इसी मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जीएसटी कार्यालय में पूछताछ कर अधिकारी व कर्मचारी के फोन नंबर जुटाए गए, उनके फोन ट्रैक किए गए और जांचे गए। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने जीएसटी अधिकारी की अपहृत कार को गोशा महल के पास देखा और उसे रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अधिकारी और कर्मचारियों को मूव कराया और अपहृत व्यक्तियों को सरूनगर पुलिस को सौंप दिया। अपहरणकर्ताओं में स्क्रैप डीलर सैयद फिरोज, मुसीब और इम्तियाज और मुशीर शामिल थे। फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या इस अपहरण के पीछे कोई और कारण भी है। हाल ही के दिनों में जहां फर्जी आईएएस, आईपीएस और जीएसटी अधिकारी सामने आ रहे हैं, वही इसी तरह की घटना से हड़कंप मच गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त किया है। अधिकारियों ने गिरोह को अंडरवियर में सोना ले जाते हुए पकड़ा है। अधिकारियों ने करीब 37 लाख रुपए कीमत का 2.279 किलोग्राम सोना जब्त किया है। साथ ही सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1 लाख से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त करी गई है। सोने का पहला मामला 1196 ग्राम सोना, 72 लाख का सोना विमान की सीट पर पेस्ट के रूप में लगाया गया था और हैदराबाद आए रसल कीमा नामक यात्री से जब्त किया गया। दूसरे मामले में एक व्यक्ति जो कुवैत से हैदराबाद 752 ग्राम सोने के कटे हुए टुकड़े के साथ हैदराबाद आया, उसे अधिकारियों ने पकड़ लिया। तीसरे मामले में दुबई के रास्ते शारजाह से आ रहे 20 लाख कीमत की 331 ग्राम तस्करी के सोने के साथ एक यात्री को पकड़ा गया। एक अन्य मामले में बैंकॉक कंबोडिया से 10,000 रुपए के सिगरेट पैक लाते समय 3 यात्रियों को अधिकारियों ने पकड़ा। एलबी नगर डीसीपी सायश्री ने कहा, हयातनगर में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जांच कर रही है। हमलावरों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई है। बदमाशों ने पता पूछ के लड़की का अपहरण कर लिया है। कहा जा रहा है लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है और लड़की हमलावरों से बचकर भाग निकली है। वह आरोपियों से बचकर सड़क पर आ गई। डीसीपी ने कहा, रेप की कोशिश के दौरान लड़की घायल हो गई थी। मेडचल जिले के जिरीमेटला पुलिस स्टेशन के तहत आईडीए जिरीमेटला के नेशनल रिमोट सोर्सिंग सेंटर में ये हादसा हुआ। सतीश नाम का एक शख्स इंटीरियर डिजाइन का काम करते समय गलती से दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। घटना में सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। मृतक की पहचान विशाखापट्टनम के बोबिले निवासी के रूप में हुई है। जिरीमेटला पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। टमाटर के दाम में भारी बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर पहले ही मार पड़ चुकी है। ताजा हरी मिर्च, भिंडी, पत्ता गोभी, फूलगोभी और अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मई की शुरुआत से ही सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। मई की शुरुआत में फूलगोभी की कीमत 40 रुपए थी, जो अब 60 रुपए तक पहुंच गई है। आलू प्याज के दाम जहां 20 रुपए थे, वही अब 30 रुपए तक पहुंच गए हैं। गोभी की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गई है। 1 किलो हरी मिर्च 300 से बढ़कर 350 रुपए हो गई है। अन्य सब्जियों के दाम भी 30-50% बढ़ गए। एक सप्ताह पहले 130 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 180 रुपए मिल रहा है। अदरक भी 300 रुपए किलो है। व्यापारियों की शिकायत है कि बारिश कम होने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। आषाढ़म जब भी आए तो हमें बोनालू की याद आती है। बोनालू उत्सव को हर साल हैदराबाद में भव्य रूप से मनाया जाता है। इस बार गोलकुंडा बोनालू 22 जून को शुरू हुआ। ये 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। बोनन शब्द भोजन का अपभ्रंश है। न केवल हमारे बच्चे परिवार के सदस्य बल्कि पूरे गांव पर करुणा, दया, सुख, शांति प्रदान करने के लिए देवी माता को भक्ति पूर्वक चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि आषाढ़ माह में देवी माता मायके आती है। इसलिए इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य बोनम पकाना और देवी माता को अर्पित करना है। इसलिए लोग देवी माता को प्यार से बोनम चढ़ाते हैं, यह सोचकर कि उनकी बेटी घर आई है। इसी के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। आषाढ़ माह में वर्षा प्रारंभ होती है। बरसात का मौसम शुरू होते ही अनेक बीमारियां आती है। यह सब बीमारियां उनके बच्चे को ना लगे या ना आए मानकर देवी माता को बोनम चढ़ाते हैं। बोनम के रूप में मिट्टी के बर्तन को हल्दी से लेप दिया जाता है और पूरी नीम की पत्तियों बांध दी जाती है। ऐसा करने से बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं।
एलम्मा, मैसम्मा, पोचम्मा, मुत्यालम्मा, बेदम्मा और नाम चाहे कुछ भी हो, गांव के लोग पूरे परिवार पर दया करने के लिए शक्ति स्वरूप मानी जाने वाली देवी माता की पूजा करते हैं। देवी माता से प्रार्थना करते हैं कि हर संकट और मुसीबतों से बचाए रखें। इसी तरह ग्राम देवताओं को पूजने का अवसर ही बोनम है। गोलकोंडा किले में शुरू होकर श्रावण तक बोनालू उत्सव चलता है। जिन श्रद्धालुओं के पास मन्नतें होते हैं वे सामान्य दिनों में भी बोनम भेंट चढ़ाते हैं। बेटी के विवाह के दौरान लड़की के रिश्तेदार नई दुल्हन के साथ बोनम चढ़ाते हैं। व्यवसाय में लाभ मिलने और बीमारियों से ठीक पाने पर भी देवी माता को बोनम चढ़ाते हैं। ये बोनम पूरे साल रविवार और मंगलवार को अर्पित किया जाता है। इसी के अलावा खेत में फसल, आंगन में फसल आने और घर की रक्षा करने वाली देवी माता का एक छोटा सा मंदिर बनाकर साल में एक बार बोनम चढ़ाने की भी प्रथा है। सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर का एक इतिहास है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र के मूल निवासी सुरटियप्पा को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने के बाद वर्ष 1813 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थानांतरित कर दिया गया था। तभी भाग्यनगर में प्लेग से हजारों लोगों की मौत हो गई। यह जाने के बाद अयप्पा अपने साथियों के साथ उज्जैन के देवी माता मंदिर गए और लोगों को महामारी से बचाने के लिए प्रार्थना करी। यदि प्लेग शांत हो गया तो देवी माता की उज्जैनी मंदिर बनवाने की मन्नत मांगी, तभी प्लेग रोग शांत हुआ। इसके बाद 1815 में वह शहर लौट आए और देवी माता की मूर्ति स्थापित करी और मंदिर का निर्माण किया। तब से आषाढ़ बोनालू उत्सव चल रहा है। पहले इस त्योहार पर बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए मंदिर परिसर में भैंस की बलि दी जाती थी। आजकल भैंस के बदले मुर्गों की बलि देने की रिवाज बन गया है। पुनकम आने वाली कुछ महिलाएं अपने सिर पर बोनम रखती है और देवी की याद में ढोल की लयबद्ध ठाप पर नृत्य करती है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं बोनम लेती हैं उन पर देवी माता का वास होता है। चूंकि महाकाली रौद्र रूप का प्रतीक है, इसलिए देवी माता को शांत करने के लिए मंदिर के पास आते ही महिलाओं के पैरों पर पानी से धोते हैं। उनकी भक्ति के प्रतीक के रूप में एक झूला, कागज या छड़ी से बनी एक छोटी रंगीन वस्तु चढ़ाने की प्रथा है। चूंकि बोनालू उत्सव देवी माता को प्रसाद चढ़ाने का त्योहार है, इसलिए मेहमानों के साथ साथ परिवार के सदस्य भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के बाद शुरू होता है मांसाहारी भोजन। जिन इलाकों में यह उत्सव होता है वहां पर नीम के पत्तों से बने तोरण दिखाई देते हैं। एक के बाद एक मंदिर में बोनालू उत्सव आयोजित करने का भी एक पैटर्न है। आषाढ़ यात्रा गोलकोंडा किले में महाकाली मंदिर से शुरू होती है। इसकी शुरुआत आषाढ़ महीने के पहले गुरुवार या रविवार को होती है। उसके बाद हर अगले रविवार को गुरुवार को बोनालू यात्रा आयोजित की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में 7 बहनें होती हैं। गोलकोंडा बोनालू के दिन गोलकोंडा क्षेत्र की उन 7 बहनों को बोनम दिया जाता है। गोलकोंडा के आसपास के कारवां, धूलपेट, पत्थर घंटी और राय दुर्गम तक मनाया जाता है। गोलकोंडा महाकाली माता देवी बोनालू का उज्जैन महाकाली का इंतजार करती है। गोलकोंडा में बोनालू के बाद अगले रविवार को लश्कर में उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन लश्कर में 7 बहनों के सभी मंदिरों में बोनालू यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सिकंदराबाद, छावनी, मुलाली, ECIL और के आसपास के इलाकों में लश्कर बोनालू का आयोजन किया जाता है। तो टेटला शोभा यात्रा पोतराजू के नित्य शिव सत्यों के पुनकालू के साथ लश्कर बोनालू शहरों को एकजुट करते हैं। उज्जैन महाकाली देवी माता के बोनालू का लाल दरवाजा इंतजार करता है। देवी माता का भाई पोतराजू है। बोनालू के समय पोतराजू जैसे एक व्यक्ति के जरिए पूरे त्योहार को बांधे रखा जाता है। पोतराजू की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति बलवान होता है। उसका शरीर हल्दी से लेप दिया जाता है। माथे पर केसर कुमकुम है। पैरों में घुंघरू है। छोटी लाल धोती पहनते हैं और ढोल की धुन पर नृत्य करते हैं। वह भक्तों की भीड़ के सामने डांस करता है। पोतराजू को पूजा कार्यक्रमों के आरंभकर्ता और भक्त समुदाय के रक्षक के रूप में माना जाता है। वह कोड़ों से वार करते हुए कमर के चारों ओर नीम के पत्ते लपेटते हुए वह महिला भक्तों को देवी माता के मंदिर में देवी के दर्शन के लिए ले जाता है।
देवी के आकार में सजाए गए तांबे कलश को घटम कहा जाता है। इस घटम को पारंपरिक पोशाक में पीली पगड़ी पहने एक पुजारी लेकर जाता है। उत्सव के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन विसर्जन तक इस घटम की परेड ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाती है। रंगम के बाद घटम उत्सव होता है। यह उत्सव के अगले दिन भी सुबह होता है। एक महिला मिट्टी के बर्तन के ऊपर खड़ी होकर देवी महाकाली का आह्वान करती है। वह भविष्य के बारे में पूछने वाले भक्तों को बताती है कि आने वाले साल में क्या होगा। यह जुलूस के सामने होता है। श्री उज्जैन महाकाली देवस्थानम और सिकंदराबाद के अन्य प्रमुख मंदिर छठवीं पीढ़ी की रंगम कुमारी येरुवला स्वर्णलता है। ऐसी भविष्यवाणी श्रद्धालु इंतजार करते हैं। इसी के बाद लाल दरवाजा का रंगम होता है। वहां पर अनुराधा